नमस्कार फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग की स्टडी बहुत ही शानदार और मस्त तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में बात करेंगे 19वीं और 20वीं शताब्दी में किस प्रकार से किसान विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी, अर्थात कि किसान विद्रोह होने से पहले किस प्रकार से किसानों के अंदर बहुत सारे असंतोष हुए थे, किस प्रकार से कौन कौन सी ब्रिटिश औपनिवेशिक कंपनी की रणनीतियां रही जिनके वजह से किसानों के अंदर आक्रोश आए और अंततः किसानों ने धीरे धीरे विद्रोह का रूप ले लिया और उन लोगों ने एक अपना गठन किया, किसान सभा बनाया और किस प्रकार से धीरे धीरे हमारा देश आज़ाद होने तक किसान सभा का गठन किया गया और उसका क्या परिणाम रहा और कितना हद तक उनको सफलता मिली थी इस विद्रोह से। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग स्टेप वाइज डिस्कशन करेंगे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में किन परिस्थितियों ने भारत में इस सशक्त किसान विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की और इस दौरान भारत में हुए प्रमुख किसान विद्रोहों की संक्षिप्त चर्चा करनी है। तो यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेनी है और उसके बाद इनको एक तो भूमिका लिखाएगा, लास्ट और निष्कर्ष आप सभी लोगों को पता है और बीच में जो बॉडी पार्ट होती है इसकी वो इसके लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए चार्ट के माध्यम से दिया गया है कि सबसे पहले भूमिका, दूसरा स्टेप में रहेगा कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में किसान विद्रोह की पृष्ठभूमि क्या थी, एक्चुअली में यह किस लिए हुआ था, किस प्रकार से इसकी एक रणनीति तैयार की गई थी। और तीसरा स्टेप में रहेगा कि कौन कौन से किसान आंदोलन देखने को मिला था और चौथा तो कंक्लूजन होता ही है। ठीक है, तो ये दोनों मिला के बॉडी पार्ट हैं, ये एक तरह से कारण बता रहे हैं कि किन वजहों से किसान असंतुष्ट होते गए और धीरे धीरे उनको विद्रोह करने की, अपनी मांगों को मांगने की आवश्यकता महसूस हुई थी। देखिए कोई भी आंदोलन तभी होता है ना जब कुछ समूह को, कुछ लोगों को या व्यापक पैमाने पर लोगों को लगता है कि उनके साथ उनका अहित हुआ है, सरकार के द्वारा अहित किया गया है, उनके खिलाफ कार्य किए गए हैं, तो लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के खिलाफ असंतुष्ट होकर के विद्रोह करते हैं। तो चलिए इसको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले भूमिका। तो ब्रिटिश शासन के दौरान बदली हुई आर्थिक एवं भू राजस्व व्यवस्था ने भारतीय कृषकों का जमकर शोषण किया था। ठीक है, उसके पहले चूंकि एक पुरानी परंपरा थी जो कि हमेशा से राजाओं के काल से चली आ रही थी, परंतु ब्रिटिशर्स ने जैसे ही इनके हाथों में सत्ता आने लगी थी 18वीं और 20वीं सदी के आसपास, क्योंकि 1757, 1764 युद्ध हुए थे, बक्सर के युद्ध और सहायक संधि और वेलेस्ली ने जो लाए थे, और फिर लॉर्ड डलहौजी की नीतियों की वजह से बहुत सारे राज्य इनके अंडर आ गए थे और इन लोगों ने अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपना खुद का भू राजस्व प्रणाली जनरेट किया था नई प्रकार का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रॉफिट हो सके। उसकी वजह से कृषकों और जो किसान थे उन लोगों का जमकर शोषण किए जाने लगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार, शाहूकार, महाजन आदि सभी लोगों ने कृषकों का शोषण किया। अब आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा हो कि जमींदार कैसे करेंगे, शाहूकार और महाजन। तो देखिए चूँकि लगान बहुत ज़्यादा इनसे ली जाते थे, तो जमींदारों पे अगर बोझ बढ़ेगी तो जमींदार तो अपने हिस्से का देंगे नहीं। इनको तो जितनी पहले से इनकी जमींदारी चल रही थी, जितनी इनकी प्रॉफिट हो रही थी, वो अपना बरकरार रखेंगे और गवर्नमेंट को भी ज़्यादा हिस्सा चाहिए, तो ये बोझ अपना किस पे डालेंगे, किसानों पे, कृषकों पे डालेंगे। ठीक है, शाहूकार, क्योंकि कृषकों के पास सब संपत्ति नहीं रहेगी लेकिन उनको तब लगान देना ही है, भले ही उपज हो या ना हो, तो किसके पास जाएंगे, महाजन और साहूकारों के पास सूद लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए जाएंगे। और ये लोग जब कर्ज नहीं भरपाई कर पाएंगे तो ये लोग क्या करते थे, उनसे आजीवन अपना कार्य गुलाम की तरह करवाते थे। यहाँ तक कि इनके अगर सूद और मतलब सूद बढ़ते जा रहे नहीं कंप्लीट हो पाए तो इनके बच्चे जो होते थे ना, जन्म लेते थे, तो उनसे भी लोग बेगारी कराना स्टार्ट कर देते थे। इस प्रकार से पूरा परिवार, एक किसान की, एक जो कृषक थे उसके पूरा परिवार शोषण के मतलब कि एकदम शिकार हो जाता था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचते थे। ब्रिटिश शासन की आय को निश्चित किया तो वहीं भू राजस्व की उच्च दर, पुरानी कृषि एवं ग्रामीण व्यवस्था के छिन्न भिन्न होने से अकाल, भूखमरी और लगातार कर्ज जाल में फंसते किसानों को विद्रोह करने पर कहीं न कहीं मजबूर कर दिया। ठीक है, तो एक ही लाइन में ये सारे पॉइंट को यहाँ पे लिख दिया गया है, क्योंकि भूमिका है, संक्षेप में लिखना है, तो हमें सारे पॉइंट को एक ही लाइन में देखिए किस प्रकार से भू राजस्व की दर उच्च थी,
पुरानी कृषि प्रणाली थी तो ऐसा नहीं था कि जो खेती था उसमें विकास हो रहे थे, नहीं, वो तो उतना ही उपज हो रहे थे जितना पहले होते थे, लेकिन अब उसके ज़्यादा इनकी वसूली होने लगी थी। गांव की व्यवस्था भी छिन भिन्न होने लगी थी, और जो कर्ज मतलब उनके जो कर्ज थे, क्योंकि बहुत सारी रीतियाँ पारंपरिक थी ना उन लोगों को। अगर मान लीजिए कि आप घर में शादी है, ठीक है, अभी भी होती हैं, आपके पास इनकम नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन आप जितने हैं कर्ज लेकर के आप शादी करते हैं। क्या ज़रूरत है कर्ज लेकर शादी करने की? नहीं करनी चाहिए ना ऐसे लोगों को, जितना है उतना ही में करना चाहिए। उस टाइम भी वही था, वो कर्ज लेके करते थे, और फाइनली और भी जो है जैसे कि बहुत बहुत सारे कर्म कांड होते थे ना, जो कि पहले के लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। अभी तो मतलब बहुत हद तक कंट्रोल हो सका है, और पहले कहीं ना कहीं मजबूरी में भी लोग कर्म कांड फॉलो करते थे, इनको डर सताता था। बहुत सारी इस पर कहानियाँ भी लिखी गई हैं, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की। तो कहीं ना कहीं इन कर्म कांडों की वजह से भी इनको कर्ज लेने की आवश्यकता होती थी, और ये कर्ज के तले इतने दब जाते थे कि फाइनली ये कभी भी उभर के नहीं निकलते थे। यहाँ तक इनकी आने वाली पीढ़ी भी उसी कर्ज में डूबी हुई रहती थी, फंस जाते थे, ठीक है। तो इन किसानों को अब लास्टली मतलब उनके पास ऑप्शन नहीं थे, उनको खाने के लिए नहीं मिलते थे। तो जब मरने लगेगा कोई भी इंसान तो वो जीने के लिए संघर्ष तो करेगा ही ना। तो वो लोग मजबूर हो गए थे विद्रोह करने के लिए, और 19वीं शताब्दी में यह जनजातीय एवं स्थानीय स्वरूप में था। तो वहीं 20वीं शताब्दी में स्वामी सहजानंद, वल्लभ भाई पटेल, कार्यानंद शर्मा, माँ मदारी पाशी, बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, इन सभी नेताओं ने किसान विद्रोह को संगठित करके इसे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया था। देखिए, कहने का अर्थ यह है कि मतलब भूमिका है तो इसको मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का बताना है एक शॉर्ट में स्टोरी। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे बता दिया गया है कि मतलब किस वजह से ये इन्होंने विद्रोह किया, कि इनको मतलब लगान के उच्च दर थे, कृषि भूमि जो भी थी अकाल पड़ जाता था, भुखमरी होती थी, कर्ज के जाल में फंसे थे, ये सब हो गया, ठीक है, कारण। अब इसके बाद ये भी बताना है कि किस प्रकार इन्होंने किसान आंदोलन को किया था। तो शॉर्ट में देखिए कि पहले तो मतलब जनजाति के रूप में विद्रोह हुआ करते थे, जनजातियों ने किया था, फिर स्थानीय स्वरूप में विद्रोह होने लगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं आधुनिक समय में देखा जाए, चंपारण सत्याग्रह के बेसिस से देखा जाए तो महात्मा गांधी की एंट्री होती है। तो महात्मा गांधी ने भी किया था, वहाँ पे गुजरात में भी किया था, बिहार में भी इन्होंने आंदोलन किया था, ठीक है। तो स्वामी सहजानंद बिहार में, जो कि अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, ये बनाए थे। वल्लभ भाई पटेल, कार्यानंद शर्मा, मदारी पाशी, रामचंद्र, इन सभी नेताओं ने धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक तरह से किसान विद्रोह को और किसान संगठन का नेतृत्व किए थे। तो ये है कोई हमारी भूमिका, ठीक है। संक्षिप्त में भूमिका पूरे मूवी की एक बस वही टीजर समझ लीजिए, वही होती है। अब इसको पढ़ के क्या समझ में आएगा, क्या हम किसके बारे में बात करेंगे? ये 2 लाइन से समझ में आ रहा है ना कि हम कारण के बारे में बात करेंगे, किसान विद्रोह किस वजह से हुआ, और ये 2 लाइन में क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग इस बारे में आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से किसान आंदोलन, किसान विद्रोह शुरू होकर के लास्ट हुआ था, ठीक है। उसका एक क्रम के बारे में बात किया जाएगा। तो ये एक तरह से हमारा पूरा आगे का क्या होगा कहानी, उसको बताने का कार्य कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वही कारण हुआ, तो यहाँ पे कारण पहला पॉइंट था प्राचीन काल से ही, चूंकि अब यहाँ पे ना हम लोग को ऐतिहासिक स्वरूप देना जरूरी होता है, ठीक है, तो ऐतिहासिक स्वरूप दे देना है। तो प्राचीन काल से ही भारत कृषि प्रधान देश रहा है। अंग्रेजों के आगमन के पहले भारत कृषि के मामले में आत्मनिर्भर था। चूंकि अगर हम प्राचीन का थोड़ा बहुत नहीं देंगे ना डिस्कशन, मतलब यहाँ पर किया जाएगा। मान लीजिए कि आप सपोज कीजिए कि सामने वाला इंसान एकदम मतलब चाइल्ड है, छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसको हमें समझानी है। तो उसको समझाने के लिए हमें पूरा एकदम शुरू से लेकर अंत तक एक्सप्लेन करना है, लेकिन शॉर्ट में करना है, ठीक है। तो उसको बताना है कि किस प्रकार से, चूंकि अचानक से तो मतलब शुरू से ही अगर चला आ रहा होता है इनका शोषण, तो ये विद्रोह नहीं करते। तो पहले इनकी स्थिति इसका मतलब अच्छी थी, प्राचीन समय में अच्छी थी, तभी तो अगर मान लीजिए पहले से ही गुलाम है, कोई बच्चे का जन्म होती है गुलाम, मतलब कोई गुलाम है जेल में बंद है, ठीक है, उस छोटे से बच्चे के जन्म भी उसके माता पिता दोनों जेल में है, उस बच्चे के जन्म भी जेल में ही होती है, वो परवरिश होती है, बढ़ता है, पलता है जेल में ही। तो क्या उसको जेल कोई बंधन लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि उसको जेल के बाहर की दुनिया के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति है, उसको जेल में हम बंद कर देते हैं, तो वो हमेशा प्रयास करेगा कि हम इस जेल से बाहर निकलें, क्योंकि उसको बाहरी की दुनिया के बारे में पता है, वो जानता है। तो इसी प्रकार से अगर पहले लोगों का उतना शोषण नहीं होता था, और जब उनका अचानक से शोषण होने लगा, तो उन्होंने विद्रोह का सहारा लिया था, ठीक है। तो ये सब सारे तो बातें बस समझने के लिए थी, मेन पॉइंट पर हम लोग आते हैं, ठीक है।
तो अंग्रेजों के आगमन के पहले भारत कृषि के मामले में आत्मनिर्भर थे। कृषकों की दशा काफ़ी अच्छी एवं खुशहाल थी तथा भारत विश्व में कृषि उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक भी था उस टाइम। देखिए मतलब इनके इतनी उत्पादन होती थी भारत में कि ये लोग बाहर भी भेजते थे। परंतु 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद अंग्रेजों ने भारत में अपने आर्थिक और कृषि संबंधी नीतियां लागू करनी शुरू कर दी, क्योंकि 1764 का बक्सर युद्ध ही इनकी निर्णायक युद्ध थी और इसकी वजह से ये तीनों बंगाल, बिहार और दिल्ली, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सुझाव दलाई, क्योंकि संयुक्त सेनाओं को इन्होंने हराया था और बंगाल और बिहार की तो इन्होंने दीवानी प्रथा भी मतलब दीवानी भी अपने नाम कर ली थी। तो इन लोगों का पूरी तरह से कब्जा हो चुका था पूरे नॉर्थ और ईस्ट इंडिया पे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर इनके कब्जा हो चुके थे और ये अपनी नीतियाँ लागू करना स्टार्ट कर दिए थे, जिसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय किसानों पर नकारात्मक रूप में धीरे धीरे पड़ने लगा था। और इसी पृष्ठभूमि के निम्न कारणों से 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में बहुत सारे किसान विद्रोह धीरे धीरे देखने को मिले थे। तो यहाँ पे देखिए इनके कारण क्या क्या हैं, तो पॉइंट वाइज करके लिख लेना है, जिनमें है कि ब्रिटिश शासन के दौरान अकालों की बारंबारता, चूँकि इन लोगों ने इतना शोषण किया ना कि उनके पास अगर मान लीजिए किसी साल सूखा पड़ गया, क्योंकि जो जलवायु है वो अपने कंट्रोल में थी नहीं, उस टाइम इतनी नहरें नहीं थी, उतने नलकूप नहीं थे, उतने साधन नहीं थी, तो अकाल पड़ने लगा, क्योंकि किसानों के पास कोई भी संचित जो अन्न होते थे ना, संचित अन्न नहीं होते थे, सारे संचित अन्न इन लोगों ने ले लिया होता था और लेकर के ये ब्रिटिश भेज देते थे। तो बार बार अकाल पड़ने लगा, जिससे बहुत सारा लाखों लोग मरते थे। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई विश्वव्यापी आर्थिक मंदी हुई थी, जिसकी वजह से भी किसानों की हालत दयनीय हो गई थी। किसान संगठनों का धीरे धीरे उदय होने लगा था। साम्यवाद एवं मार्क्सवाद, पूरे विश्व में साम्यवाद और मार्क्सवाद चल रहा था। साम्यवाद मार्क्सवाद आप लोगों को पता है सामाजिक समानता की बात करता है, और किसान मतलब साम्यवाद मार्क्सवाद के अनुसार दो वर्ग होते हैं, मतलब किसी भी क्षेत्र में किसी पूरे विश्व में दो वर्ग हैं, एक वर्ग होते हैं शोषक वर्ग और एक होते हैं शोषित वर्ग, अर्थात एक शोषण करते हैं और एक जो किसान मजदूर होते हैं जिनका शोषण हो रहा होता है। तो इन दोनों के बीच में संघर्ष होती है और फाइनली जीत किसान और मजदूरों की होती है मार्क्सवाद और साम्यवाद की प्रभाव में, ठीक है। तो इस प्रकार से इन लोग मतलब भारतीय जो किसान थे, जो मजदूर थे, इनका भी शोषण हो रहा था। तो इन लोगों से इन्होंने प्रेरित हुआ और इन लोगों ने डिसाइड किया कि इन पूंजीवादी लोगों को, इन पूंजीपतियों को इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हमें संघर्ष करनी है और फाइनली हमारा जीत होगा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर उस टाइम साम्यवाद और मार्क्सवाद अपना प्रभाव जमा रहा था, ठीक है। पारंपरिक उद्योग धंधों का पतन भी एक तरह से कृषि पर अतिरिक्त दबाव बना रहा था, क्योंकि जो पुराने यहाँ पे उद्योग धंधे थे उनका भी धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के द्वारा ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे औद्योगिक क्रांति देखने को मिली थी ब्रिटेन में और वो उद्योगों में मैन्युफैक्चर करते थे, जिससे इनके पारंपरिक जो रोजगार के जरिए थे वो भी नष्ट हो चुके थे। पारंपरिक अधिकारों का हनन भी हुआ था। जनजातीय क्षेत्रों में जिनके अधिकार होते थे जंगलों पे, उस क्षेत्र पे, वहाँ पर भी अंग्रेजों के द्वारा आकर के हस्तक्षेप किया गया और उनके भूमि को कब्जा करके उस पर उनको लगान के लिए बाध्य किया गया, जो कि पहले वो मुक्त रूप से अपना जंगलों में खेती करते थे या कृषि बाड़ी या जंगलों के जो फल फूल थे, पेड़ पौधे थे, इनके अधिकार हुआ करते थे जनजातियों के, तो उससे भी इनको वंचित रखा गया था। वहीं ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था एवं लगान की ऊंची दर भी थी, तो इसके फलस्वरूप भी किसानों के अंदर असंतोष आए थे। स्वामी सहजानंद, एन.जी. रंगा, इंदुलाल याज्ञिक, बाबा रामचंद्र इत्यादि जैसे योग्य किसान नेता थे, जिनके वजह से, जिनके नेतृत्व में, ये तो आज़ादी के समय की बात है, ये तो बहुत बाद की बात है, किसान सभा का गठन किया गया था। तो मतलब हमें ले करके मतलब जब से अंग्रेजों का शोषण स्टार्ट हुआ तब से लेकर के लास्टली तक पूरा उसके क्या क्या कारण थे उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट वाइज लिख देना है कि मतलब शॉर्ट में अगर हम बात करें तो हो जाएगा कि अकाल, एकदम शॉर्ट में यहाँ पे अकाल, क्योंकि याद करना है ना, तो अकाल, फर्स्ट वर्ल्ड वार, अकाल हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वार, संगठन, सभा, किसान का सभा, ठीक है, किसान का सभा, उसके बाद साम्यवाद मार्क्सवाद हो गया, फिर उद्योग का बंद होना,
कुटीर मतलब उद्योग नहीं कह सकते, कुटीर उद्योग जो लोगों के हस्तशिल्प का बंद होना, ठीक है। यहाँ जनजातियों का हनन, जनजातियों के अधिकार का हनन, ठीक है। यहाँ पे उच्च हाई टैक्स, ठीक है, उच्च लगान, हाई टैक्स, और यहाँ पे बहुत सारे प्रमुख पर्सनालिटी जो नेता उभर के आए थे, ठीक है। इतने सारे पॉइंट हो गए। अब 19वीं शताब्दी में कौन कौन से, अभी तो कारण हो गए ना कि किन वजहों से लोगों के अंदर आक्रोश फूटा था और वो विद्रोह किए थे, तो अब कौन कौन से आंदोलन हुए थे, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान समय समय पर भारत के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में 19वीं और 20वीं शताब्दी में किसान विद्रोह हुए, जिसमें प्रमुख विद्रोहों को हम निम्न रूप से देख सकते हैं। तो 19वीं शताब्दी में देखिए कौन कौन से हुए विद्रोह, यहाँ पे है कि 20वीं शताब्दी में कौन कौन से विद्रोह देखने को मिलते हैं। तो 19वीं शताब्दी में स्थानीय हितों एवं तत्कालिक समस्याओं से जुड़े होते थे, नेतृत्व स्थानीय समूह द्वारा होता था और हिंसा एवं बल का व्यापक प्रयोग किया गया था, क्योंकि ये लोग भी अपना पुराने जो इनकी परंपरा थी लड़ने की, जनजातीय स्तर पे चुके होते थे ना स्टार्टिंग में, तो इसलिए यहाँ पे हिंसा भी देखने को मिलता था। और छोटी छोटी अपने मतलब खुद की एक होता है ना कि क्षेत्रवाद, क्षेत्रीय समस्याओं की वजह से लोग लड़ते थे, इनका कोई राष्ट्रीय मकसद नहीं होता था। तो अब इससे 19वीं शताब्दी से संबंधित जो आंदोलन है, जिनमें है नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच हुआ था, पाबना विद्रोह जो कि 73 से 78 हुआ, दक्कन में दंगे हुए थे 1875 में, और मोपला विद्रोह हुआ था 1836 से 54 तक, ठीक है। तो प्रमुख आंदोलन हो गया नील विद्रोह 1859-60, पाबना विद्रोह 1873-78, दक्कन का दंगा 1875, मोपला विद्रोह 1836 से 54। वहीं 20वीं शताब्दी में किस लिए विद्रोह हुआ था, देखिए किसान आंदोलन का जुड़ा अब राष्ट्रीय आंदोलन से हो गया था, ठीक है, क्योंकि अब राष्ट्रीय स्तर पर ये चीजें देखने को मिलने लगे था। 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद एक राष्ट्रीय अभिव्यक्ति मिली, राष्ट्रीय स्तर पे रिप्रेजेंट करने का मौका मिला था। इससे किसान आंदोलन भी एक तरह से राष्ट्रीय स्तर होने लगा था। इसका नेतृत्व प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पे होने लगा, उनके नेता करने लगे, और इसका जो माध्यम रहा वो हिंसा एवं बल के जगह पर अब सत्याग्रह हो गया था, क्योंकि कहीं न कहीं गांधी जी का आगमन हो चुका था। तो सत्याग्रह, धरने प्रदर्शन होने लगे थे सरकार के खिलाफ, गिरफ्तारियां होने लगी थी और प्रचार प्रसार का प्रयोग होने लगा था। अब हिंसा और बल का कहीं न कहीं चैप्टर धीरे धीरे क्लोज देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो जो युद्ध की नीतियाँ थी, अब कहीं न कहीं 20वीं शताब्दी आती है तब युद्ध की नीतियाँ एक तरह से मनोवैज्ञानिक युद्ध हो चुका था, मतलब एक शीतकालिक जो युद्ध होता है ना वो हो चुका था, ठीक है। पहले डायरेक्ट युद्ध होते थे, और कहीं ना कहीं 20वीं शताब्दी में इस प्रकार के दो गुट, जैसे कि प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध, या फिर उस टाइप के युद्ध ही नहीं देखने को मिले, बक्सर का युद्ध टाइप का कुछ देखने को अब नहीं मिल रहा था। अब सिर्फ प्रदर्शन, आंदोलन और फांसी वगैरह का कंसेप्ट आ चुका था, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी के जो आंदोलन है, प्रमुख आंदोलन है, उनमें शामिल है चंपारण किसान आंदोलन जो 1917 में सबसे पहला सत्याग्रह हुआ, खेड़ा का किसान आंदोलन हुआ 1 साल के बाद 1918 में, दरभंगा में किसान आंदोलन हुआ, एका आंदोलन 1921 से 22 के बीच हुआ, और फिर बकास्त आंदोलन भी 1937 से 38 में देखने को मिला था, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी में चंपारण, खेड़ा, दरभंगा, एका आंदोलन 21 से 22 और बकास्त 1937 से 38 देखने को मिला, ठीक है। तो इन पे अब संक्षिप्त चर्चा कर लेने हैं। जनजातीय आवरण में किसान आंदोलन, तो अपने आर्थिक अधिकारों के छीनने एवं दीकू इन द सेंस महाजन, जमींदार और सूदखोर, जो इनको कर्जे देते थे, जो जमींदार थे जो इनको परेशान करते थे, और जो महाजन थे, ठीक है, इन सभी को इन लोगों ने दीकू कहा था, जनजातीय लोगों ने, क्योंकि इनके लिए ना सभी बाहरी थे। अब ये जो महाजन, जमींदार, सूदखोर थे, ये अपने आप को भले ही मतलब अंग्रेजों के समय पाते थे, पर जनजातियों के लिए सभी बाहरी थे। जैसे अभी अंडमान निकोबार में चल जाइए, सेंट्रलीज जो है वहाँ के जनजाति हैं, कोई भी बाहरी लोग जाता है उसको तीर धनुष मार के उसको भगा देते हैं, ठीक है, वो घुसने नहीं देते हैं, क्योंकि उनके लिए सभी के सभी बाहरी हैं, चाहे वो अंडमान निकोबार द्वीप के अन्य द्वीप के ही लोग क्यों ना हो कुछ लोग, लेकिन वो सारे के सारे लोगों को बाहरी समझते हैं, उनके लिए सारे के सारे दीकू हैं, ठीक है। तो इन लोगों के लिए जनजातीय क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव के कारण कुल विद्रोह देखने को मिलता है 1831 से 32 के बीच। वहीं संथाल विद्रोह देखने को मिलता है 1855-56 में,
और मुंडा विद्रोह भी देखने को मिलता है। इस प्रकार से अनेक किसानों के प्रारंभिक प्रतिरोध के रूप में उभर करके धीरे धीरे विद्रोह देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह नील विद्रोह के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कंपनी के कुछ अवकाश प्राप्त अधिकारी बंगाल तथा बिहार के जमींदारों से भूमि प्राप्त करके नील की खेती करवाते थे। तो कंपनी के ही कुछ लोग थे जो रिटायर होने के बाद या छुट्टी लेने के बाद वो लोग जमींदारी का कार्य करना शुरू किया था। उनको और प्रॉफिट चाहिए था, पता नहीं कितना प्रॉफिट कमाना चाहते थे। तो वे नील उत्पादक किसानों को मामूली अग्रिम रकम दे करके उनसे शर्तनामा लिखवा लिया करते थे। ठीक है, जो बाजार के भाव से बहुत कम हुआ करता था। सोचिए, मतलब इनको एकदम मजबूर कर देते, इनके लागत के बराबर भी इनको देते थे कि नहीं पता नहीं, बाजार के भाव से भी बहुत कम इनको देते थे। इस प्रथा को स्थानीय भाषा में ददनी प्रथा कहा गया। ददनी प्रथा, ठीक है, ददनी मतलब दे दो, फ्री का इनको दे दो नील उगा के। ठीक है, तो वही ददनी प्रथा था। यह विद्रोह बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में प्रारंभ हुआ 1859 में। 1859, देखिए 1857 की क्रांति तो हुआ ही था, उसके बाद फिर से क्रांति हो ही रहा 2 साल के बाद 1859 में। और नील विद्रोह बहुत फेमस है। तो यह हुआ था कहाँ पे? नदिया जिला के गोविंदपुर गांव में। 1860 तक जयसूर, खुलना, राजशाही, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि में ये धीरे धीरे फैल गया। इस विद्रोह के स्थानीय नेता थे दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास। तो इस विद्रोह के स्थानीय नेता हुए थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इन दोनों लोग के नाम याद रखिएगा। नील विद्रोह, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। और इन दोनों विश्वासों में लोगों ने बहुत अपना विश्वास दिखाया। 31 मार्च 1860 में विवश होकर अंग्रेजों ने W.S.टोनकार के नेतृत्व में एक नील आयोग, देखिए इन लोगों ने इस प्रकार आंदोलन किया कि अंग्रेजों को बेबस कर दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारी समस्याओं की तरफ ध्यान दो, इतना भी शोषण ना करो कि हम जीवित ही ना बचें। तो फाइनली सरकार ने इनकी सुनी और नील आयोग नियुक्त किया। आयोग ने सुझाव दिया कि किसी भी रैयत किसान को कहा जाता था, तो किसी भी रैयत को नील की खेती के लिए विवश नहीं किया जाएगा, अर्थात किसी भी किसान को मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप नील की खेती करो। वो स्वतंत्र होंगे और सारे विवादों का निपटारा कानूनी ढंग से किया जाएगा, ना कि जमींदारों को मनमाना छूट मिलेगी अपने हिसाब से उनको शोषण करने की। ध्यातव्य है कि हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी, हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक कौन है? हरीश चंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियार्ट हरीश चंद्र मुखर्जी, हिंदू पैट्रियार्ट हरीश चंद्र मुखर्जी, हिंदू हरीश चंद्र। तो इन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया। 1859 में नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में भी किया। यह क्वेश्चन भी पूछता है, दीनबंधु नील दर्पण, दीनबंधु ने नील दर्पण में इसको डिस्कशन किया था, मतलब इसका एक्सप्लेन किए थे दीनबंधु नील दर्पण में। यह भारतीय किसानों का प्रथम सफल आंदोलन था। पहली बार ऐसा हुआ था जब इन लोगों ने विद्रोह किया और फाइनली यह सफल देखने को मिली, क्योंकि आयोग गठन हुआ और उनकी समस्याओं को सुना गया। सेकेंड है पाबना विद्रोह। अभी 1859-60 हो गया था, अब कहीं ना कहीं लोगों को और सीख मिलने लगी। तो पाबना विद्रोह भी देखने को मिलता है 1873 से 75 के बीच। ठीक है, बंगाल के ही पावना जिले में जमींदारों द्वारा कृषकों को भूमि से बेदखल किए जाने तथा लगान की दर काफ़ी बढ़ा देने के कारण किसानों द्वारा यह विद्रोह किया गया। अतः 1873 में पाबना जिले के यूसुफ शाही परगना में किसान संघ की स्थापना की गई। इन्होंने जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध अहिंसक लड़ाई लड़ी थी। इन्होंने हिंसा नहीं किया था, अहिंसक तरीके से लड़ाई लड़ी थी। पाबना आंदोलन के नेताओं ने ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, शंभू पाल आदि प्रमुख थे। ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभू पाल, इन लोगों ने प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेवारी निभाई और लोगों को एकत्र किया, संगठित किया और कहीं न कहीं एक किसान संघ की स्थापना भी की।
इस विद्रोह का समर्थन बुद्धिजीवी वर्ग जो थे उस टाइम के तत्कालीन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रमेश चंद्र दत्त, इन लोगों ने भी किया, क्योंकि यह बहुत ही सराहनीय कदम था। उस टाइम युद्ध के समय जो कि डायरेक्ट युद्ध होते थे, हिंसा होते थे, लोगों की जाने जाते थे, उस टाइम इन लोगों ने कहीं न कहीं गांधी जी के जैसा उनसे पहले ही ऐसा एक संघर्ष इन्होंने किया, किसान संघ बनाया और अपनी बातों को विरोध के माध्यम से पहुंचाया। सामान्यतः यह विद्रोह अहिंसात्मक रहा, अपवाद स्वरूप रहा, कहीं कहीं हिंसात्मक घटनाएं घटी, लेकिन मतलब उतनी व्यापक स्तर पर हिंसात्मक नहीं रही, कहीं न कहीं कुछ आक्रोशित लोगों ने हिंसा भी किए थे। कुल मिलाकर यह विद्रोह कानून के दायरे में रह करके फाइनली संपन्न हो गया और 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। और इनके विद्रोह के 10 साल के बाद 1873 से 75 चला था, 1885 में फाइनली पूरे बंगाल के लिए जो छोटे छोटे स्तर पे, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग विद्रोह देखे हैं, इसके पहले भी नील विद्रोह बंगाल में ही हुआ था, तो अब कहीं न कहीं पूरे बंगाल के लिए 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित कर दिया गया, क्योंकि हर जगह बंगाल में छोटे छोटे स्तरों पर विद्रोह देखने को मिल रही थी, जिसके माध्यम से कृषकों के भू स्वामित्व के अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई। तो जो भी कृषक थे उनके मतलब जमींदार का ऐसा नहीं मनमाना हक अधिकार नहीं रहेगा कि जब चाहे वो रखें हटा दें, तो इनको उनके अधिकार को मान्यता दे दी गई। दक्कन विद्रोह 1875, तो पावना विद्रोह तो हुआ ही 1873-75, उसी समय दक्कन विद्रोह भी हो रहा था 1875 में, ठीक है। तो 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र के पूना में और अहमदनगर जिले, इधर बिहार में हो ही रहा था पावना, उधर महाराष्ट्र में भी हो रहा है, अहमदनगर और पूना में किसानों के आक्रोशवश व्यापक स्तर पर उपद्रव हुआ। दक्कन विद्रोह का मूल कारण था सूदखोर और महाजन। देखिए, इनको सूदखोर और महाजन परेशान कर देते, अंग्रेज तो छोड़ो, यहाँ के लोग भी कम थोड़े थे, यहाँ के महाजन और सूदखोर भी इनको कम ही नहीं परेशान किए हैं। तो इन लोगों के द्वारा भी किसानों पर अत्याचार और शोषण किया जाना था। इसके तहत किसानों ने बाहरी महाजनों का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने महाजनों के पास रखे बंधक पत्र, बॉन्ड्स पर या अन्य दस्तावेज जला दिए कि जब दस्तावेज ही नहीं रहेगा तो किस आधार पे वो डिमांड करेंगे। शीघ्र ही यह विद्रोह अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया और लोगों ने देखा कि ये तो सही है, तो बाकी लोगों ने भी जो भी बंधक इनके पत्र थे जिसकी वजह से ये गुलाम बने थे, उनके सारे बातें मानते थे उनको, और जगह पर भी लोगों ने ग्रुप बना बना के जलाना शुरू कर दिया। अंततः ब्रिटिश सरकार ने दक्कन कृषक राहत अधिनियम लाया 1879 में और इस प्रकार कृषकों को विद्रोह की वजह से, आक्रोश की वजह से मजबूर होकर के सरकार को दक्कन में भी कृषक राहत अधिनियम लाना पड़ा 1879 में। इनके युद्ध के 4 साल बाद किसानों को साहूकारों के विरुद्ध कुछ संरक्षण भी प्रदान किए गए। अब ऐसा नहीं था कि साहूकार अपने मनमाना तरीके से किसानों को परेशान कर सकें। पूना सार्वजनिक सभा में जस्टिस रनाडे के नेतृत्व में किसानों की मांगों को उचित बताया गया और चूंकि कोई भी कानून आने से पहले एक कमेटी बनती है जो इसका जांच करता है, एक विशेषज्ञ होती है, एक टीम होती है, तो इस जांच में किसानों की मांग को सही ठहराया गया और इसके नेतृत्व करता थे जस्टिस रनाडे। मोपला विद्रोह 1836 से 54, मोपला विद्रोह 1836 से 54। तो मद्रास प्रेसिडेंसी के मालाबार में मोपला विद्रोह हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी के मालाबार में मोपला विद्रोह देखने को मिला 1836 से 54। देखिए, इस टाइम जो विद्रोह होते थे तो अंग्रेज क्या करते थे, उनके लिए एक कमीशन, एक आयोग, कमेटी बनाते थे। और अभी क्या हो रही है, बीपीएससी का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है और एक कमेटी तक नहीं बनी है जाँच के लिए। तो क्या ही बोला जाए, ये लोकतंत्र है और वो अंग्रेजों का गुलामी का शासन था, फिर भी कमेटियां बनती थी। मोपला विद्रोह 1836 से 54। तो यह हो गया केरल का मालाबार क्षेत्र, मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका था, वहाँ मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा थी। ये मुसलमान मोपला के नाम से जाने जाते थे और वहाँ मतलब जो मुसलमान थे वो लोगों को मोपला ही कहा जाता था। ये अधिकांशतः कृषक होते थे, मजदूर और छोटे व्यापारी थे, अशिक्षित भी थे, क्योंकि अशिक्षित होने के कारण ही इन पर
काजियों या मौलवियों का प्रभाव ज़्यादा था। ठीक है, हर धर्म में क्या होता है ना कि ये कुछ लोग चतुर मतलब चालाक लोग होते हैं, इन लोगों थोड़ा पढ़े लिखे एजुकेटेड होते हैं, बाकी जो अशिक्षित जनता होती है मूर्ख, उनको बनाना बहुत आसान हो जाती है और उसका ये लोग लाभ उठाते हैं। तो उसी प्रकार से इन मौलवियों और काजियों ने भी उनका लाभ उठा रहे थे। मालाबार क्षेत्र में जमींदार और साहूकार हिंदू, नंबूतरी और नायर थे, और वहाँ पे इन मुस्लिम आबादी के क्षेत्रों में जो जमींदार थे, जो बड़े भूभागों के मालिक थे ज़मीन के, या जो साहूकार थे, ठीक है, तो ये सभी के सभी हिंदू थे। इन हिंदू जमींदारों को जन्मी कहा जाता था, और वहाँ पे इन हिंदू जमींदारों को जन्म मतलब कि ज़मीन रखने वाला जन्मी, ठीक है, कहा जाता था। ये जमींदार और साहूकार किसानों का शोषण करते थे, और ये जमींदार और साहूकार किसानों का शोषण करते थे, मनमाने ढंग से लगान भी वसूलते थे। क्योंकि एक तो यहाँ पे मतलब कि धार्मिक गैप हो जाता है, और ऊपर से मौलवी और काजी इनको मिला लिए थे, और मिला करके ये बाकी लोगों का शोषण कर रहे थे। इन भूस्वामियों को पुलिस एवं न्यायालयों का भी संरक्षण प्राप्त था, और वो हमेशा से देखने को हमारे इतिहास में अभी भी वर्तमान समय में देखने को मिलता है कि जो प्रभावशाली लोग उस एरिया के होते हैं उनको कहीं न कहीं न्यायालय और पुलिस का संरक्षण मिलता है। इसी की वजह से वो लोगों का निरंतर शोषण करते रहते हैं। इस तरह मोपला कृषक विदेशी शासन, जमींदारों और साहूकारों से त्रस्त थे। इस तरह से जो वहाँ पे मोपला थे लोग थे, जिनको मोपला कहा जाता था, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा उनकी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो चुके थे, और उन लोगों ने बाध्य होकर मजबूर होकर बार बार विद्रोह किया, क्योंकि उनके पास विद्रोह के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था इन लोगों से मुक्ति पाने का। 1836 से 54 के बीच में इन लोगों ने 22 विद्रोह किए हैं। सोचिए 1836 से 54 कितना समय हुआ, तो यहाँ पे से 14 में से 6 जाकर कितना होगा, 8, और 4 में से 1, 18, मतलब 18 साल का समय हुआ। और इस 18 साल में इन लोगों ने 22 बार विद्रोह ही कर दिया, मतलब हर साल एक से ज़्यादा। इसके अतिरिक्त 1873, 1880, 84, 96, 21 में भी इन्होंने विद्रोह हुए थे। ठीक है, और 54 के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ, 73 में, 80 में, 84 में, 96 में, यहाँ तक 1921, जो कि 1921 वाला हम लोग जानते हैं सभी लोग, और बहुत फेमस भी हुआ था। जब सत्याग्रह चल रहा था उस टाइम भी लोग विद्रोह कर रहे थे। यह विद्रोह भूस्वामी जमींदारों के विरुद्ध किसानों का विद्रोह था, क्योंकि ये भूस्वामी जमींदार होते थे, वो इनका शोषण करते थे, जो आर्थिक कारणों से प्रचालित था, ना कि धार्मिक। तब इसको मतलब हिंदू थे और मुस्लिम थे, इसका मतलब ये नहीं है कि इनको धार्मिक कारण दे दिया जाए, क्योंकि आर्थिक रूप से इनका शोषण करते थे, इसलिए इन लोगों ने विद्रोह किया था। किंतु इस विद्रोह को सांप्रदायिक रूप दे दिया गया, क्योंकि मोपला जो थे वो कृषक मुसलमान थे, जबकि भूस्वामी जमींदार हिंदू थे। तो चूंकि जहाँ भी मतलब चाहे मुद्दा या मतलब कारण कुछ भी रहा हो, जहाँ भी हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है, लोग उसको सांप्रदायिक मैटर दे ही देते हैं, परंतु ऐसा नहीं था, क्योंकि उस टाइम सांप्रदायिक इतनी मतलब वो चीज़ें नहीं थी जितनी कि आर्थिक मैटर करती थी शोषण। क्योंकि बिहार में ही देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, वहाँ तो हिंदू ही थे सब, फिर भी विद्रोह हुआ था। तो कहीं ना कहीं आर्थिक रीजन ही हुआ करते थे, ना कि धार्मिक और सांप्रदायिक। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917, जो कि आप सभी लोग को पता ही है। क्योंकि यह जो टॉपिक है किसान विद्रोह, पूरा मतलब कि इतिहास है किसान विद्रोह का, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह से लेकर आगे के जितने भी किसान आंदोलन हुए थे, उन सभी को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।